हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वेल्डिंग से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वेल्डिंग ट्रेड से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आप लोग को ये बात बता दें कि आप लोग ये ना सोचिए कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और सर कहाँ से क्वेश्चन लेकर के वीडियो बनाए हैं। इस पर आप लोग ना ध्यान देते हुए क्वेश्चन पर ध्यान दें। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन अच्छा से अच्छा हमको क्वेश्चन मिल सके और हम अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से यह लिया गया है। क्वेश्चन हमको मिलना चाहिए, इस बात पर आप लोग ध्यान दें, ठीक है। और आज का वीडियो जो है एएलपी टेक्नीशियन और डीआरडीओ, मतलब कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को मैंने ढूंढा है जो सबसे अधिक रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ तथा साथ ही साथ एलडीसी जेई के जो भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग को भी वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है इस पर ना ध्यान देकर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यह वेल्डिंग जो ट्रेड है उससे यह फ्लेम एक चैप्टर है, फ्लेम, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, फ्लेम, जिसमें कार्बोडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये सब फ्लेम, बहुत सारे फ्लेम है जो आते हैं। सब क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग हड़बड़ाए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वाटर टाइप जनरेटर जो है, इसमें किस ग्रेड का कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, यही इसका मतलब कि यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है कि बी नंबर है, अर्थात यह जो है 14 एनडीटी जो कार्बाइड का नाम है, यह जो है वाटर टू टाइप जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए एएलपी में पूछा हुआ है 2018 में, जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और हो सके तो कॉपी लेकर नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसको पूरा डिटेल में भी दिया हुआ, आप लोग को समझाते चलेंगे, हर तरह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसके डिटेल के बारे में जाने का, क्या लिखा हुआ है कि कार्बाइड टू वाटर जनरेटर, यह मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? मीडियम प्रेशर एसिटिलीन यह जनरेटर है, ठीक है। चलिए जनरेटर है, यह सेल्फ कनेक्ट होता है क्योंकि इसे अलग से गैस सोल्डर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में 14 एनडीटी ग्रेड कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह समझने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मैंने बहुत ढूंढने के बाद में इस टाइप से हमको क्वेश्चन मिला है जो डिटेल में भी आप लोग को समझा सके, ठीक है। ग्रेड का कार्बाइड का उपयोग में लिया जाता है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है, वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड का प्रयोग होता है। इसमें आंसर जो दिया हुआ है डी, किसी भी ग्रेड का, मतलब ये दिया हुआ है 10 एनडीटी, 14 एनडीटी, 18 एनडीटी, इसमें किसी भी ग्रेड का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का आप लोग प्राप्त मतलब कि उपयोग कर सकते हैं। जिसे डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में इस विधि में कार्बाइड को भिन्न भिन्न चैम्बरों में स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है तथा एसिटिलीन को उत्पन्न करने के लिए पानी को इसमें संपर्क में लाया जाता है तथा वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर में किसी भी ग्रेड का कार्बाइड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यह कह रहा है कि एसिटिलीन को उत्पन्न करने के लिए पानी को इसके संपर्क में लाया जाता है, तब जाकर के वह मतलब कि कार्बाइड जो उत्पन्न होता है तथा जनरेटर उससे चलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो देखिए जोड़ लगाने में धातु चादरों को कर्तन में, वेल्डिंग बीड को वायुमंडल से सुरक्षित प्रदान करने में, उपरोक्त में से सभी। तो वेल्डिंग जो कर रहा है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो जितने भी है वो सभी के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आईएफओ में मतलब कि टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आंसर डी में दिया है, सब में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा रहा है कि न जलने वाली गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जलने वाली गैस। देखिए गैस जो
आप लोग जैसे कि टिक वेल्डिंग जो होता है, टिक वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें इनर्ट गैस के रूप में आर्गन और हीलियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। आर्गन और हीलियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आर्गन और हीलियम गैस जो है जलने वाला गैस नहीं है। यह जो है मतलब कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यह जो है एक आवरण बनाता है, मतलब कि यह सुरक्षा प्रदान करता है जो अदर गैसों का उसमें प्रवेश होने से रोकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन इसमें है कि न जलने वाली, मतलब कि यह गैस जो आर्गन और हीलियम जो है यह जलता नहीं है। ठीक है, यह जो है बाहरी जो भी जितने भी मतलब की गैस है उन लोगों के लिए यह एक सुरक्षा आवरण कवर बनाता है, यह जलता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं टिक वेल्डिंग में या मिग वेल्डिंग में। ठीक है ना, तो जो कह रहा है कि कौन सी गैस सम्मिलित है जो नहीं जलने वाली, ये हो गया। अब इसमें और भी देखना है कि जैसे कि ऑक्सीजन जो है गैस जो जलने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न जलने वाली गैसों में निम्नलिखित में से आर्गन और हीलियम गैस है। न जलने वाली गैस इस प्रकार की गैस स्वयं नहीं जलती है, परंतु दूसरे अन्य गैस जैसे आर्गन और हीलियम को जलने में सहायता प्रदान करते हैं, जो निम्न है। जो उसको जलने में सहायता प्रदान करती है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जो है गैस जलाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है कि एसिटिलीन वायु से मिलकर क्या बनाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसिटिलीन जो है वायु से मतलब कि हवा से मिलकर क्या बनाती है। ठीक है, तो यह जो है विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस जो है वायु से मिलकर क्या बनाती है, तो विस्फोटक मिश्रण बनाती है। देखिए यहाँ डिटेल में लिखा गया है कि एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्वयं आग लग जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं कहीं ये भी आ जाएगा कि एसिटिलीन जो है कितना डिग्री ताप पर स्वयं मतलब कि स्वतः जो है जलने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो कि आप लोग अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा तो एसिटिलीन में स्वयं आग पकड़ लेगा। जैसे फास्फोरस में जैसे आप लोग देखते हैं पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस की 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मतलब कि पीला फास्फोरस जो है आग पकड़ लेता है, उसी प्रकार यह एसिटिलीन जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्वयं आग पकड़ लेता है। ठीक है, और क्या लिखा है, एसिटिलीन में कार्बन जो है 92.3% और हाइड्रोजन 7.7% होता है। आ जाएगा क्वेश्चन में कि एसिटिलीन में कितना परसेंट कार्बन होता है, तो कार्बन 92.3%। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए इसको आप कॉपी में नोट कर ले मेरे समझ से। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि इसका विशिष्ट घनत्व तो कितना होता है, तो 0.91 होता है। ठीक है ना, और इसका सामान्य ताप यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य ताप जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सामान्य दाब जो है 760 डिग्री mm या 1 kg पर cm स्क्वायर होता है। याद रखिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया उस पर ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन कैसा है उस पर ध्यान दीजिए कि हम कैसे अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग वेल्डिंग बीड एवं तप्त कार्यखंड को वायुमंडल की गैसों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो हमने अभी ऊपर हमने बताया कि आर्गन और हीलियम जो है, आर्गन और हीलियम यह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, यह जो है बाहरी गैसों को, जैसे हम लोग टिक वेल्डिंग मिग वेल्डिंग हम लोग जो करते हैं तो उसमें आर्गन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है आर्गन और हीलियम जो है बाहरी गैस को उसमें प्रवेश नहीं होने देता है, जिससे कि वेल्डिंग हमारा अच्छा हो। ठीक है ना, तो उसमें जो आर्गन हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि वेल्डिंग बीड बनाने में तथा मतलब कि तप्त कार्यखंड को वायुमंडल की गैसों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है चलिए यहाँ पर मैं डिटेल में समझा दूं कि हीलियम और आर्गन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग बीड एवं तप्त कार्यखंड को वायुमंडल की गैसों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि वेल्डिंग की क्रियाशील बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, वेल्डिंग की क्रियाशील, देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रियाशील बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्टिव गैस। ठीक है ना, तो एक्टिव गैस, देखिए एक्टिव गैस जो है, जैसे कि इसको भी मैं लिख दूं कि यह भी बीए है। ठीक है ना, बोर्ड मॉडल है। देखिए ये भी भेल में पूछा गया है, टेक्नीशियन में 2013 में जो भी क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को रोक करके, और लाइक और शेयर जरूर करें। जो एएलपी टेक्नीशियन का तैयार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होगा है। ठीक है ना, और हमारे एलडीसी जेई के जो तैयारी कर रहे हैं मेरे कर्मचारी भाई, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वेल्डिंग क्रियाशील बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एक्टिव गैस का। तो एक्टिव गैस जो है CO2 गैस जो है एक्टिव गैस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, जैसे एक होता है मिग वेल्डिंग AMIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एक होता है MAG, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ए का मतलब एक्टिव हो जाता है, MAG
तो वहां पर जो है CO2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर मिग मैग के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मिग मैग के बारे में भी मैं समझा दूं कि देखिए, मिग वेल्डिंग को मेटल इनर्ट गैस जहाँ पर MIG आ जाएगा, वहाँ पर आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, और MAG वेल्डिंग में जो है CO2 का प्रयोग किया। अब CO2 का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए आर्गन और हीलियम जो है गैस जो है खर्चीला गैस है, इसलिए अब मिग वेल्डिंग में जो है अब CO2 का प्रयोग किया जाता है, और मिग को अब मैग भी कहा जाता है, जहाँ पर CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो CO2 जो है एक एक्टिव गैस के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसके डिटेल में क्या लिखा हुआ है इसको भी जान लेते हैं। लिखा है कि वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक्टिव गैस का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव गैस निम्नलिखित है। देखिए, एक्टिव गैस कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन एक नंबर में एक्टिव गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर BM लिख दिया है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाती है, ठीक है ना। तो आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे, 9th-10th में, जब भौतिकी या रसायन में पढ़े होंगे कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल वाष्प प्रवाहित करने से एसिटिलीन गैस जो है बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर हवा की नमी के साथ, हवा के नमी के साथ अगर उसको मिलाते हैं, या उसमें जल वाष्प, कैल्शियम कार्बाइड पर जल वाष्प यहाँ पर बात है, जल वाष्प जब प्रवाहित कीजिएगा तो एसिटिलीन गैस बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एसिटिलीन C2H2 गैस बनता है। देखिए, ये भी जो है फीटर में या जो है IOF में 2017 में पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और कॉपी में नोट करते चलें। चलिए, आंसर में देखिए डिटेल में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस बनाता है, जो कि यहाँ पर समीकरण दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस में निम्न 2 तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होता है, ठीक है। कौन कौन सा तत्व होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन, और कैल्शियम और क्लोरीन, और कार्बन और क्लोरीन। तो इसमें जो होता है कार्बन एवं हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 92.2 या कुछ % होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही BM मतलब कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एसिटिलीन गैस में 2 मुख्य तत्व होते हैं, ठीक है ना। एसिटिलीन में C2H2 गैस में कार्बन की मात्रा जो है 92.3 जो अभी कार्बन की मात्रा होता है, तथा हाइड्रोजन की मात्रा 7.7% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, और डिटेल में क्या लिखा है कि एसिटिलीन रंगहीन होता है, लेकिन गंधहीन नहीं होता है, गंधहीन होता है। वह पर है एसिटिलीन गैस वायु से हल्की हो। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर कई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस जैसे 1 नंबर पॉइंट में दे रहा है कि पूछ देगा क्वेश्चन कि एसिटिलीन में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 92.3% होता है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो 7.7% होता है। और पूछेगा कि एसिटिलीन कैसा गैस है, तो एसिटिलीन एक रंगहीन गैस है, ठीक है। और एसिटिलीन गैस जो है वायु से हल्की होती है या भारी होती है, तो हल्की होती है। ये देखिए, इसमें कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। डिटेल में देने से यही फायदा है, ठीक है। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोलकर रखा जाता है, उस द्रव का क्या नाम है, ठीक है। तो उसका नाम है एसीटोन। उसका क्या नाम है, D नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, उसका नाम है एसीटोन। बहुत आगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे क्वेश्चन इससे संबंधित, मैं आगे मिलेगा ही, तो फिर मैं यहाँ पर इसलिए मैं आगे ही समझा दूंगा, सामने पड़ेगा अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है। तो एसीटोन जो है यहाँ पर दिया हुआ कि एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोलकर रखा जाता है, उस द्रव का नाम है एसीटोन। उसका क्या नाम है, एसीटोन। कह रहा है कि एसिटिलीन जल तथा एल्कोहल में घुलनशील है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही इसमें चार्ट लगा दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एसिटिलीन जो है जल तथा एल्कोहल में, ऑप्शन आता है कि एसिटिलीन किसमें घुलनशील है, आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में आता है। हम सेट जो बनवाते हैं प्रत्येक संडे को, उसमें भी मतलब कि एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि एसिटिलीन जो है किसमें घुलनशील है। ऑप्शन में देता है जल में, एल्कोहल में, इस तरह करके ये प्लस भी दे देगा। तो उसमें जो है याद रखिएगा जल तथा एल्कोहल में घुलनशील है, ठीक है। और एसिटिलीन 85% से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो है जम जाती है। क्वेश्चन आएगा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिलीन जम जाती है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है, आ जाती है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, C2H2 आप लोग जानते हैं। C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र जो है C2H2 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व जो है 0.91 होता है, ठीक है ना, 0.91 होता है। इसका आ जाता है क्वेश्चन कि एसिटिलीन का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो 0.91 होता है। यह गैस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है। यह कम
कम मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वातावरण में 40% से अधिक होने पर व्यक्ति को दम घुटने लगता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कितनी डिग्री का रहा है, कितने प्रतिशत से अधिक अगर एसिटिलीन वायुमंडल में हो जाए तो आदमी को जो है मतलब कि दम घुटने लगेगा। तो 40% से अधिक होने पर व्यक्ति का जो है दम घुटने लगता है। देखिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिटार्ड गैस क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जो है क्या करें, ज्वलनशील गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पानी में प्रतिक्रिया का परिणाम और कैल्शियम कार्बाइड की पानी से प्रतिक्रिया का परिणाम। तो कैल्शियम ये जो रिटार्ड गैस जो है ज्वलनशील गैसों का यह मिश्रण है, ठीक है ना। अब कौन कौन सा ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है जो डिटेल में यहाँ पर रिटार्ड गैस जो है कई ज्वलनशील गैसों का यह मिश्रण होता है। इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला बनाकर किया जाता है, ठीक है ना। ज्वाला बना करके इसका किया जाता है। देखिए डिटेल में दिया हुआ है तो फिर मैं अपना से कहीं समझा दूं, डिटेल में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको पढ़कर ही समझा। अगर ये नहीं दिया रहता तो सेम यही चीज मैं अपना से बोल करके समझाता तो शायद आप लोग को कंफ्यूजन भी होता कि शायद सर कैसे बता रहे हैं, सही या गलत। लेकिन यहाँ पर जो भी दिया आपके सामने है आप लोग को कि यह तेल के रिटार्ड में कर है 720 डिग्री सेंटीग्रेड से 740 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान विघटन करने से उत्पन्न होता है। रिटार्ड गैस का आयतन जो है 0.35 से 0.4 घन मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ओवेन गैस का उत्पन्न स्रोत क्या है। तो कोयले का डिस्टिलेशन। देखिए कुओं जो आप लोग कोयले का डिस्टिलेशन का मतलब ये हो गया कि आप लोग ऐसे भी अब तो नहीं, लेकिन पहले जो आयरन जो होता था, जो कपड़ा प्रेस जो धोबी भाई लोग जो करते हैं तो उसमें वो लोग किस कुओं का प्रयोग करते हैं, तो बुझा हुआ कोयला आग को जला देंगे लकड़ी को, और अभी वो जिंदा ही रहेगा मतलब जलते ही रहेगा, उस स्थिति में उसको क्या करेंगे, पानी डाल करके बुझा देंगे, फिर उसको सुखा करके फिर उसी कोयले के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, जिससे कि उसमें धुआं जो है उत्पन्न नहीं होता और अच्छा जो है ताप देता है, ठीक है ना। उसी को कोक कहा जाता है। मैंने आपको ठेठ भाषा में बता दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ कोयले का डिस्टिलेशन, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोक ओवेन गैस का उत्पन्न स्रोत कोयले का डिस्टिलेशन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोक ओवेन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में किया जाता है। कहाँ कह रहा है, वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में। इसका विशिष्ट घनत्व जो है 0.77 होता है। यह एक भारी गैस है। कौन सा गैस है, एक भारी गैस है, ठीक है। चलिए और क्या कह रहा है कि गर्म कोयले के ऊपर से भाप प्रवाहित करने पर कौन सा गैस जो है मतलब कि बनता है या प्राप्त होता है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा फिर से कि गर्म कोयले पर अगर कोयला गर्म है और उसमें अगर जल ऊपर से आप डाल रहे हैं तो कौन सा गैस बनेगा, तो वो वाटर गैस बनेगा, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहाँ से लिया गया इस पर ध्यान ना दे, क्वेश्चन कैसा हमारे सामने हमको मिल रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए डिटेल में दिया हुआ है कि गर्म कोयले के ऊपर भाप प्रवाहित करने से वाटर गैस तैयार होता है तथा जल गैस संश्लेषण गैस से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है ना। वो जो है वाटर गैस जो तैयार होता है, मैं बोलने वाला था यह, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसमें दिया ही हुआ है तो आप लोगों के सामने ही मैं पढ़ दूं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का वो मिश्रण होता है जो वाटर गैस निकलता है। वाटर गैस का प्रयोग अमोनिया के लिए शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अमोनिया के लिए शुद्ध वाटर गैस जो है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है। खनिज तेल कुआं, और कुआं से खनिज से जो निकलेगा वो तो प्राकृतिक गैस होगा ना भाई। देखिए सी में दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैस जो है वो होता है जो कुआं से मतलब कि खनिज तेल जो है कुआं से जो निकाला जाता है उसमें से जो गैस निकलता है वो प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए इसरो में पूछा गया 2019 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस इनमें से प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना। कौन सा गैस है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि यह गैस खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस है, क्योंकि यह गैस प्राकृतिक रूप में से मिलती है, यह प्राकृतिक रूप से मिलती है, ठीक है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इस गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है। देखिए कौन सा गैस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक गैस जो है, इसे भी प्राकृतिक गैस के रूप में जो है ब्यूटेन के रूप में जो है आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो है जिसमें मीथेन सबसे अधिक होता है, वो प्राकृतिक गैस के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। जिसमें जैसे कि इसमें कह रहा है कि इस गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है। और दूसरा में क्या कह रहा है कि यह गैस या ईंधन गैस भी कहते हैं जो रंगहीन तथा गंधहीन होता है, ठीक है। ईंधन गैस भी इसे कहा जाता है, ईंधन के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। जो भाई वर्कशॉप में होंगे वहां पर जो है या जो भी जो मालगाड़ी जहां पर मतलब कि कटाई छटाई होता है, यहाँ पर माल डिब्बे जो बनते हैं वहां पर अधिकांशतः गैस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी एसिटिलीन का तो प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन
जब उस सिलेंडर का कमी हो जाता है तो देखा जाता है कि एलपीजी गैस का प्रयोग वहां पर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। उसमें मीथेन की सबसे अधिक मात्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सी गैस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 49 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब पर तरल अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है डी ऑप्शन, एसिटिलीन गैस जो है, डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है एसिटिलीन गैस, वो जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 49 किलोग्राम प्रति सीएम स्क्वायर पर तरल अवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंडियन मोबाइल वाला में फैक्ट्री में जो है पूछा 2015 में, ठीक है ना। अभी जहां भी टेक्नीशियन का जहां भी क्वेश्चन मतलब कि भर्ती होगा, उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि स्टील गैस 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड 49 किलोग्राम प्रति सीएम स्क्वायर दाब पर यह तरल अवस्था में आ जाता है, या 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है तथा ठोस अवस्था में आ जाती है। इसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है ना। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में सबसे पहले कोष्ठ में निम्न शुद्धिकारक पदार्थ होता है। कौन सा शुद्धिकारक पदार्थ होता है? तो चूने का पत्थर। कौन सा होता है? चूने का पत्थर, जो शुद्धिकरण में सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। देखिए एएलपी में यह पूछा गया 6/6/2010 में पूछा गया है। एएलपी यानी लोको पायलट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एलडीसी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका लिख करके भेजें। देखिए डिटेल में क्या दिया हुआ है कि एसिटिलीन गैस शुद्धिकरण में सबसे पहले कोष्टक में चूने का पत्थर शुद्ध कारक पदार्थ होता है। एसिटिलीन गैस में निम्न प्रकार की अशुद्धियां होती है। देखिए कौन कौन सा अशुद्धि, ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जो सबसे अधिक ये पूछा जाता है कि एसिटिलीन गैस में निम्नलिखित में से कौन कौन सा अशुद्धियां होता है, तो अमोनिया, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, फास्फोरेस्टिड, हाइड्रोजन, जल वाष्प, धूलकण, ये सब जो है उसमें जो है अशुद्धियां होता है, ठीक है ना। इसको जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एसिटिलीन को डैश में घोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन को किसमें मतलब कि घोला जाता है, तो यह जो है एसीटोन में घोला जाता है। देखिए अभी एसिटिलीन के बारे में यह क्वेश्चन बताया जा रहा है। अभी फ्लेम के बारे में आगे जो है क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही फ्लेम के बारे में डिटेल जो हम बताएंगे, और फ्लेम जो है कौन कौन सा फ्लेम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में समझना, कितना ताप होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मजा आने वाली इस वीडियो में। और डिटेल में इसमें लिखा भी हुआ है, मैं भी अलग से भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इससे कि देता है इसमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रॉन फ्लेम से ज्यादा करके क्वेश्चन आता है, उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एसिटिलीन को किस में घोला जाता है, तो एसीटोन में घोला जाता है। क्वेश्चन में दिया डिटेल में कि एसिटिलीन को एसीटोन में घोला जाता है, इसमें जो है एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर किया जा सके। एसिटिलीन कहने का मतलब, एसिटिलीन में एसीटोन घोरने का मतलब यह है कि इसको सिलेंडर में स्टोर किया जा सके। यह रंगहीन गैस होता है तथा यह वायु से हल्की होती है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि फ्लेम के निम्नलिखित में से किस भाग में सबसे अधिक तापमान, देखिए आ गया जो मैं बताने वाला था, ठीक है ना, जो सबसे अधिक रिपीट होता है। मैं यहाँ पर बीएम लिख दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेम के निम्नलिखित में से किस भाग में सबसे अधिक तापमान होता है, तो मैंने पहले एक जैसे मान लेते हैं कि मैं एक यहाँ पर टर्च का मैंने टर्च का फोटो बना दिया, और यहाँ पर जो है एक फ्लेम जो जलते हुए मैं यहाँ पर एक बना दिया। और देखते हो जब फ्लेम जब जलता है तो यहाँ पर एक कोण उत्पन्न होता है और एक यहाँ पर छोटा सा कोण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जब फ्लेम जब जलता है तो, ठीक है ना। तो इस फ्लेम में जो है ये जो है भीतरी जो है भाग है, ठीक है ना। ये कौन सा है? भीतरी भाग है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस भाग में सबसे अधिक जो है तापमान होता है, तो भीतरी भाग में होता है, ठीक है ना। ये जो है भीतरी भाग है। इसमें और भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लेम के जो है कितने मतलब कि भाग होते हैं, तो उसके 3 भाग होते हैं, एक बाहरी आवरण, एक मिडिल होता है और एक भीतरी भाग होता है आंतरिक, जिसका तापमान सबसे अधिक होता है और वो नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें डिटेल में दिया हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लेम के भीतरी कोण जो होता है, इनर कोण में सबसे अधिक तापमान होता है। इस कोण का रंग जो है हल्का नीला होता है। देखिए कैसा होता है? हल्का नीला होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि भीतरी कोण का रंग कैसा होता है, तो हल्का नीला होता है। और तथा इस भाग का तापमान 2760 डिग्री से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है ना। लेकिन अधिकांशतः इसे आता है कि एसिटिलीन फ्लेम का जो है तापमान कितना होता है, 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लगभग ऑप्शन में यही आता है, लेकिन याद रखिए 2700 से 3480 के बीच में जो भी ऑप्शन आएगा हम मार देंगे, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि इस भाग में एसिटिलीन गैस टार्च की ऑक्सीजन की क्रिया करती है तथा उसमें प्रदान करती है। ऑक्सीजन से क्रिया करती है, बिना ऑक्सीजन के एसिटिलीन नहीं जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको जलाने में सहायता करता है, ठीक है ना। जब फायर पढ़िएगा, फायर वाला चैप्टर, उसमें जो है उसमें मैं
बताया हूं कि जो इसमें कोई भी आग जलने के लिए जो है 3 चीज की जरूरत होती है। एक जलने वाला वस्तु होना चाहिए, जो भी जलने वाला वस्तु जो है होना चाहिए, और इधर से जो है ऑक्सीजन जो है एक होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। मतलब कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको जलने में सहायता जो है नहीं करेगा। ठीक है ना, इस स्थिति में जो है आग की जो है एक और होता है, मैं आगे डिटेल रूप से मैं आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर इतना केवल मैं बता दूं कि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है, ब्रिलियंट कंबशन जोन का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए बी में दिया हुआ है भीतरी कोण। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सेल में पूछा हुआ है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिलियंट कंबशन जोन जो है का दूसरा नाम भीतरी कोण है, यानी इनर कोण है। इस भाग में एसिटिलीन गैस टार्च की ऑक्सीजन से क्रिया करती है तथा ऊष्मा प्रदान करती है। भीतरी कोण के सबसे अगले भाग का तापमान 3480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यह पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ पर फ्लेम का चित्र भी बना दिया। यहाँ पर भी डिटेल से जो मैंने चित्र बनाया था उसी का मतलब देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। फ्लेम का सबसे अधिक चमकदार भाग का नाम क्या है? तो सबसे चमकदार भाग जो है भीतरी कोण होता है, जिसका तापमान सबसे अधिक होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए ये जिसे फ्लेम बनाया है, तो फ्लेम में जो है देखिए यहाँ पर एक भीतरी भाग हुआ और एक मिडिल भाग है, मध्य आवरण है, और यह जो है बाहरी आवरण है। तो सबसे अधिक तापमान भीतरी का ही होता है। ठीक है ना, तो जो कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्लेम की सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान कितना होता है। ठीक है ना, सबसे चमकदार तापमान का कितना होता है, तो अभी मैंने तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में कि 3400 माने 2760 से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए आरआरबी अजमेर एएलपी मतलब कि पूछा हुआ है 2005 में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वेल्डिंग के लिए क्वेश्चन ही बहुत, वेल्डिंग ट्रेड से जो है उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे एलडीसी जेई की तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और इसको कॉपी में नोट करें। चलिए डी में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में जो दिया था 3400 से मतलब 2760 से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन फिल्म निम्न 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भाग? तो भीतरी भाग, मध्य भाग तथा बाहरी भाग से यह मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन फिल्म का अधिकतम तापमान कितना होता है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था कि ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है कि ऑक्सी एसिटिलीन का अधिकतम तापमान कितना होता है, तो मैंने बताया सब 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग मारिएगा जहां भी मिलेगा, यानी 2700 से 3460 डिग्री के बीच जो भी आएगा मार दीजिएगा। ठीक है ना, तो वो जो ऑप्शन जो है ए नंबर में दिया हुआ है कि 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर बीएम लिख दूंगा, बोर्ड मॉडल। ठीक है, इसे भी बोर्ड मॉडल है, यहाँ पर आरआरबी में पूछा गया है एएलपी में 2004 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कोई नया और पुराना, देखिए कहिएगा कि क्वेश्चन पुराना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कोई नया और पुराना नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आज पूछ दिया तो नया है, कल पूछा है तो पुराना है। वही क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन अधिक रिपीट होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ ही सबसे अधिक जो है मतलब रिपीट होता है, इसलिए रिपीट क्वेश्चन को ध्यान में रखें। रेलवे जो है वो अपना एक चार्ट बना लेता है, जो जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसी क्वेश्चन में से वह पूछता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है, फिर भी आप लोग को जी भाई जो मेरे पीडीएफ जो लिए हैं, जिनका मैं टेस्ट कराता हूँ उनको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं ये पीडीएफ को उन लोग को भेज दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए जो भाई मेरे पीडीएफ ले चुके हैं उन लोग के लिए पीडीएफ के एकदम फ्री में मैं भेज दूंगा। अगर जिन भाई को अगर पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ ले सकते हैं, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस हिसाब से कैसे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का अधिकतम तापमान 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य भाग आवरण में सबसे अधिक 20 डिग्री नहीं 2090 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। देखिए मध्य भाग में कितना होता है 2090, और बाहरी में 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, याद रखिएगा 2000 से 2400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ गया जो बार बार यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण ऑक्सीएसिटिलीन फिल्म का सबसे अधिक जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो कह रहा है कि यह सबसे अधिक तापमान देता है। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ था ऑक्सीएसिटिलीन फिल्म सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह सबसे अधिक जो है तापमान जो है देता है, और यह एक उच्च ताप तथा नियंत्रित प्रकार की फ्लेम है, जिससे मूल धातु गलन हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग में किया जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदासीन फ्लेम
के द्वारा किन धातुओं को वेल्डिंग की जाती है। देखिए अब क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए जो जिसके बारे में जो है मैंने बताने वाला था, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उदासीन फ्लेम का मतलब होता है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है ना। न्यूट्रल फ्लेम को उदासीन फ्लेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक हो। कार्बोराइजिंग फ्लेम उसे कहते हैं जिसमें एसिटिलीन की मात्रा सबसे अधिक हो। याद रखिएगा, जब एसिटिलीन की मात्रा सबसे अधिक जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है ना। याद रखिए, पहले मैं तीनों बता दूं तो फिर इसके बारे में समझाऊं। जिसमें एसिटिलीन की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। और दोनों की मात्रा जब बराबर इक्वल जब हो जाए, बराबर बराबर एसिटिलीन और ऑक्सीजन दीजिएगा, तो उसको हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है उदासीन फ्लेम, ठीक है ना। तो पहले आप समझ जाइए और ध्यान में रख लीजिए, तब नीचे पढ़ने में मजा आएगा। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें कार्बन की मात्रा मतलब कि एसिटिलीन की मात्रा सबसे अधिक हो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाता है। और दोनों की मात्रा अगर बराबर हो जाए तो उसको हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं, या उसे हिंदी में हम उदासीन फ्लेम के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उदासीन फ्लेम द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि दो आंतरिक ज्वाला शंकु तथा बाह्य आवरण। दो आंतरिक ज्वाला शंकु, जो शंकु मतलब कोन वाला, जो मतलब जैसे जॉब जैसे हो कोन आकार, उसमें तथा बाह्य आवरण में जो है इसका उदासीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। और भी किया जाता है, किसमें किसमें किया जाता है इसमें दिया हुआ है। तो देखिए उदासीन फ्लेम द्वारा दो आंतरिक ज्वाला शंकु तथा बाह्य आवरण धातुओं के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसमें फ्लेम के भीतरी कोण के ऊपर बाहरी कवच होता है तथा इसके मध्य भाग नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें मध्य भाग नहीं होता है, उदासीन फ्लेम में जो है मध्य भाग नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उदासीन फ्लेम के किन उदासीन फ्लेम द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। उदासीन न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा किस धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलिए, उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। तो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ये सभी, ठीक है। तो इसमें जो दिया है डी में, ये सभी प्रकार के वेल्डिंग करने के लिए जो है उदासीन फ्लेम मतलब कि न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। देखो वेल्डिंग का क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है ना। इसलिए सभी क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा और इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। एलडीसी जेई वाले भी विशेष करके ध्यान दें, और जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, एलपी टेक्नीशियन और डीआरडीओ, उस सभी के लिए भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो भी है सभी के लिए है। उदासीन फ्लेम द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। तो सभी का क्या हुआ, उदासीन फ्लेम के द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम इत्यादि सभी धातुओं की वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए और भी दिया हुआ है नीचे, देखिए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूट्रल फ्लेम निम्नलिखित स्टील के लिए उपयुक्त है। न्यूट्रल फ्लेम जो मतलब उदासीन फ्लेम किनके लिए जो है उपयुक्त है। इसमें देखिए हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, सभी प्रकार के स्टील। तो अभी हमने पढ़ा कि सभी प्रकार के स्टीलों के लिए न्यूट्रल फ्लेम मतलब उदासीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उदासीन फ्लेम का तापमान कितना होता है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उदासीन फ्लेम जो है का तापक्रम लगभग कितना होता है। ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा ऐसे एसिटिलीन डायरेक्ट दिया था। एसिटिलीन जो जिसका प्रयोग जिसमें किया जाता है, एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है। ऑक्सी एसिटिलीन का तापमान तो वो होता है 3100 से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सी एसिटिलीन कहने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें तीनों ऑक्सी एसिटिलीन का ही 3 गो भाग है, यानी 3 अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तथा न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग तथा न्यूट्रल 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन तीनों में इस यहाँ पर उदासीन फ्लेम की बात कर रहा है। तो उदासीन फ्लेम के लिए 3260 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऑक्सी एसिटिलीन के लिए 3100 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर उसी ऑक्सी एसिटिलीन का 3 प्रकार का जो होता है उसी में एक उदासीन फ्लेम न्यूट्रल है, उसके लिए दिया हुआ है 3260 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उदासीन फ्लेम का तापक्रम लगभग 3260 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की लगभग बराबर मात्रा होती है। एसिटिलीन टर्च में मिलकर जला, ठीक है। ऑक्सीजन जो है एसिटिलीन के 1 लीटर तो ऑक्सीजन भी 1 लीटर। मैंने ऊपर जो है बताया था कि जब क्या बोलते हैं, जब
एसिटिलीन की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगा तो कार्बोराइजिंग फिल्म हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म कहलाएगा, और जब दोनों की मात्रा समान हो जाएगा तो वह उदासीन फिल्म या न्यूट्रल फिल्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे में दिया हुआ एसिटिलीन भी 1 लीटर रहेगा तो ऑक्सीजन भी 1 लीटर रहेगा, ठीक है, यानी दोनों की मात्रा बराबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में मध्य भाग उपस्थित नहीं होता है, तो उदासीन फिल्म में मध्य भाग उत्पन्न नहीं हो। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन है, डीआरडीओ में पूछा हुआ है, डीआरडीओ में कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में मध्य भाग नहीं होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है उदासीन फिल्म में। देखिए कार्बोराइजिंग फिल्म, ऑक्सीडाइजिंग फिल्म, नॉर्म फिल्म, फिल्म का प्रकार दिया हुआ है। इसी फिल्म में जो है उदासीन फिल्म में जो है न्यूट्रल फिल्म में मध्य भाग नहीं होता, उसमें होता है ना 3 भाग, भीतरी कोण, मध्य भाग और बाहरी। तो इसमें जो है जब जो है लिखा रहा है निम्नलिखित किस फिल्म में जब उदासीन फिल्म जब आएगा तो उसमें मध्य भाग नहीं होता है, बाहरी और भीतरी होता है। यह देखिए डीआरडीओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस डिटेल में बताया कि उदासीन फिल्म में मध्य भाग उपस्थित नहीं होता है, इससे फिल्म के भीतरी कोण में कोण के ऊपरी बाहरी कवच होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए उस फिल्म का फोटो भी बनाया हुआ है, देखिए इसमें भीतरी है, मध्य भाग नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल्म के बाहरी भाग बने अवशेषों का पुर्जलन निम्नलिखित में से किस गैस से होता है, तो किस गैस से होता है, या ऑक्सीजन से होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा जलेगा नहीं, कोई भी वस्तु चाहे वो गैस हो या कोई ठोस पदार्थ भी हो, जब तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगा नहीं जलेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल आप तो जानबे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें, कटिंग के पूर्व तापन के लिए सही फिल्म निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कहीं भी कटिंग होता होगा, अधिकांशतः जहां पर मेटल कटते हैं सबसे अधिक कटते हैं जहां पर माल डिब्बे कारखाने में जहां पर बनाए जाते हैं, वहां आप लोग देखिएगा कि कटिंग जब होता है तो पहले वहां पर 10 सेकंड 20 सेकंड तक उसको पहले गर्म किया जाता है, तब टॉर्च के जो उसका जो मतलब कि हैंडल जो है उसको दबाया जाता है, तब जाकर कटना चालू होता है। तो पहले उसको गर्म किया जाता है, तो किस फ्लेम से पहले उसको गर्म किया जाता है, तो उदासीन फ्लेम से उसको मतलब न्यूट्रल फ्लेम से ही उसको पहले गर्म किया जाता है, ठीक है, जो बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। कटिंग के पूर्व तापन के लिए उदासीन फ्लेम सही होता है, धातु इसे कह रहा है कि सही होता है, इसे आप लोग कोई भी चीज से गर्म कर दिए, कार्बोराइजिंग ऑक्सीडाइजिंग कोई से भी गर्म कर सकते, लेकिन सही होता है न्यूट्रल फ्लेम से ही गर्म करना। धातु को काटने के लिए उदासीन प्राकृतिक के रूप में उस प्रकृति के अनुसार ही फ्लेम का चयन करना चाहिए। जैसे लौह धातु को काटने के लिए जो है उदासीन जो है ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का प्रयोग किया जाता है, और जबकि कास्ट आयरन को काटने के लिए कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको जो है अच्छा से पढ़िए, वीडियो को रोक करके और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, डिटेल को। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को सुविधा पूर्वक हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अब फिल्म का यह चैप्टर है, कौन फिल्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है और ध्यान देने योग्य बात है। मैंने फिल्म जो 3 प्रकार के बताया, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल, इसमें कौन फिल्म का कहाँ प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है IFO में पूछा हुआ है टेक्नीशियन में, लेकिन यहाँ LDC JEE में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सी फिल्म सुविधा पूर्वक हाई कार्बन स्टील की बिल्डिंग के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दिया है कार्बोराइजिंग फिल्म, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, में जो क्या हुआ है कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग, ठीक है ना। यहाँ पर डिटेल में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कार्बोराइजिंग फिल्म को सुविधा पूर्वक हाई कार्बन स्टील की बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और भी डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग सकते हैं, जो हम समझाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता है, शॉर्ट करने के लिए हमको जो है थोड़ा सा डिटेल को कम करना होगा, क्योंकि डिटेल आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर में दिया है कि ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑक्सीएसिटिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लौह धातु, देखिए यहाँ पर आ गया ऑक्सीएसिटिलीन, ऑक्सीएसिटिलीन का ही 3 रूप है, यानी 3 प्रकार है, ठीक है ना, जो कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल। तो यहाँ पर केवल ऑक्सीडाइजिंग है, तो वो सभी आ जाएगा भाई, क्योंकि लौह धातु को वेल्डिंग के लिए, अलौह धातु को वेल्डिंग के लिए, कटिंग में भी, सब में ऑक्सीएसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कार्बोराइजिंग फिल्म, देखिए यहाँ पर देखिए आ गया कार्बोराइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल, उसमें एक कार्बोराइजिंग है, उसका यह क्वेश्चन है कि कार्बोराइजिंग फिल्म के भीतरी कोण तथा बाह्य कवच के मध्य में डैश होता है, क्या होता है, तो एसिटिलीन फीडर होता है, क्या होता है, एसिटिलीन फीडर होता है, ठीक है। और दिया हुआ है एसिटिलीन की अधिकता के कारण कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रभाव, जब एसिटिलीन की मात्रा जब तापमान में अधिक खोलिएगा तो एकदम फड़फड़ाने लगेगा, तो इस तरह का उसका फिल्म बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के फिल्म सेट किया, ये भी एकदम बात सही है, भिन्न प्रकार को कम में सेट किया जाता है तथा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक एसिटिलीन को ज्वलित गैस प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की
एसिटिलीन को अधिक मात्रा में अगर किया जा रहा है तो कौन सा फ्लेम होगा, तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग फ्लेम होगा, जो ऊपर से मैं कई बार मैं बताते आ रहा हूँ। जब ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक अगर एसिटिलीन अधिक हो गया तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, और जिसमें एसिटिलीन की मात्रा अधिक हो जाएगा, ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाएगा तो कार्बोराइजिंग, और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोराइजिंग फ्लेम का विभेदीय लक्षण क्या है? ठीक है, कह रहा है कि विभेदीय लक्षण जो है क्या है, तो विभेदीय लक्षण जो है क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि आंतरिक फ्लेम कोन तथा आवरण जो है उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको डिटेल में आप लोग जो है पढ़ लें। ठीक है, वीडियो को रोकर के, वीडियो लंबा हो रहा है, हम 450 का क्वेश्चन आप लोग को किसी तरह करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप लोग खुद के भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है? यहाँ पर दिया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर जब अधिक होगा तो उसका ताप अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है ऑक्सीडाइजिंग का। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद यदि नोजल निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को एसिटिलिटी की अपेक्षा अधिक बढ़ा दिया जाए तो यह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है, और इसमें भीतरी कोण की लंबाई, न्यूट्रल फ्लेम भीतरी कोण की लंबाई से कम होती है, इसका रंग नीला होता है, यह जलते समय शोर करती है, बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। क्या देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रभाव। देखिए ज्यादा ऑक्सीजन आपकी मात्रा खोजिएगा तो इसका जो है फ्लेम जो है थोड़ा सा मतलब फैलाने लगेगा, और एक जो है भीतरी कोण बनेगा यहाँ पर, जिसका तापमान से अधिक होगा। अब देखिए नर्म फ्लेम में कहा गया, नर्म फ्लेम का वेग जो है, वेग पूछ रहा है, स्पीड कितना होता है। देखिए इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पीड जो है इसका 10 से 15 mm प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है नर्म फ्लेम का स्पीड। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नर्म फ्लेम, ये डिटेल में, नर्म फ्लेम का जो है 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होता है स्पीड। गैस का उचित दाब तथा सही टिप तथा साइज का प्रयोग करने से नर्म फ्लेम बनता है। नर्म फ्लेम कैसे बनता है, तो टिप का सही साइज का प्रयोग करने से, और वेग के आधार पर फ्लेम जो है 3 प्रकार का होता है, नर्म फ्लेम, सख्त फ्लेम और डेटोनेशन फ्लेम है। देखिए याद रखिएगा, इस फ्लेम के दृष्टि से जो है 3 फ्लेम होता है, जो याद रखिएगा यहाँ पर जो डिटेल में है, वीडियो को कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। देखिए 38 में क्या दिया हुआ है कि अधिकतर कार्य की जाने वाली फ्लेम कौन सा है। ठीक है, तो उदासीन फ्लेम जो है, न्यूट्रल फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अधिक कार्यों में न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, उदासीन फ्लेम का, वेल्डिंग में भी, कटिंग में भी, गर्म करने में भी, सब में। देखिए भेल में पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डिटेल में भी समझा दिया गया है कि न्यूट्रल फ्लेम का जो है अधिकतर कार्यों में प्रयोग की जाने वाली फ्लेम उदासीन फ्लेम होता है। न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन, C2H तथा ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बराबर होती है। मैंने ऊपर भी बताते आ रहा हूँ। न्यूट्रल फ्लेम का तापक्रम कितना होता है, तो 3260 डिग्री होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग में असंभव है? देखिए निम्नलिखित में किस फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग में असंभव है, तो सी में दिया है डेटोनेशन फ्लेम का उपयोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा था, यह LDC JEE में भी पूछा था, हमको याद है। किसी बोर्ड में पूछा था जिसमें मैंने टेस्ट कराया था, और ALP टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं। जिन भाइयों को टेस्ट में शामिल होना है मैसेज कर देंगे मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग में असंभव है, यानी उसको नहीं किया जाता है, तो डेटोनेशन फ्लेम का उपयोग जो है वेल्डिंग में नहीं किया जाता है। सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, मैंने देखा है जिसमें टेस्ट कराया जाता है, उसमें मैंने क्वेश्चन में देखा है, मुझे याद है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ज्वाला से हटकर जलने लगती है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? कैसे सुधारा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर हुआ है कि गैस का दाब कम करके। जब दाब कम कीजिएगा तो निश्चित है कि जब आपका टिप जो है, मतलब कि नोजल जो तो कटिंग करते हैं भाई, तो सब जानते हैं, जो वेल्डर हैं, जब गैस का जो मात्रा जो है, जब दाब जो है जब अधिक हो जाता है, जब गैस की मात्रा खोल देते हैं, तो टिप से अलग हट करके, नोजल से अलग हट करके वो जलने लगता है। तो गैस की मात्रा कम कर देंगे, फिर आकर के जलने लगेगा अपने सही स्थान पर। इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गैस का दाब कम करके।
देखिए यहाँ एएलपी में पूछा गया है 41 कह रहा है कि इस दोष के अंतर्गत फ्लेम टिप के ऊपर न जलकर टिप के आगे जलने लगती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस दोष से संभावित होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी ऑप्शन में कि फ्लेम का दाब बार बार टूटना, जब दाब अधिक हो जाएगा ना तो बार बार फ्लेम टूटने लगेगा और पीट पीट की आवाज आने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस दोष के अंतर्गत फ्लेम टिप के ऊपर न जलकर टिप के आगे जलने लगती है, यह कथन फ्लेम के बार बार टूटना दोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 तक किसी तरह मैं सोच रहा हूँ करा दूं, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में उतना नहीं बता पा रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सी एसिटिलीन कार्बन एक डैश प्रकार का, ऑक्सी एसिटिलीन कार्बन एक डैश प्रकार का है। तो देखिए गैस कर्तन, विद्युत कर्तन, ये भी दोनों, तो ये जो ऑक्सी एसिटिलीन एक गैस कर्तन है। क्या है, देखिए यहाँ पर यूपीएसएससी में आया हुआ है। ऑक्सीएसिटिलीन कर्तन एक प्रकार का गैस कर्तन है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस कर्तन धातुओं को ऑक्सीजन ऑक्सीकरण सिद्धांत पर आधारित है, या किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण उसका तापमान लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टार्च में एक अतिरिक्त बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कर्तन टार्च में एक अतिरिक्त बल्ब जो है लगा रहता है। जो भाई मेरे वेल्डर हैं जो कटिंग करते हैं उनको तो पूरी डिटेल मालूम होगा कि कैसे जो है अतिरिक्त बल्ब कब लगा रहता है। तो कर्तन टार्च में जो है अतिरिक्त जो है अलग से एक, जैसे कि आप लोग हम देखते हैं जहाँ पर कर्तन मतलब कटिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर एक नोजल जो है टॉर्च में अलग से लगाया जाता है, वो जाम हो जाता है तो फिर उसको खोल करके पतले से तार से उसको साफ भी हम लोग उसके होल जो भी होता है साफ भी किया जाता है, फिर साफ करके उसको फिर उसमें कस दिया जाता है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है कर्तन टार्च जो है में लगा रहता है। ये देखिए एएलपी में आया हुआ है मालदा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भाई मेरे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो प्रैक्टिकली उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोग तो केवल आईटीआई करके अपना लगे हुए हैं, उनको उन लोग के लिए तो थ्योरी ही मतलब कि प्रैक्टिकल तो उतना है नहीं, इसलिए थ्योरी उन लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एएलपी टेक्शन करने वाले भाई को मैं ये बात बताऊंगा कि वो लोग ध्यान से पढ़ें और मतलब अगुताए नहीं, उबे नहीं कि हमारा वैकेंसी नहीं आ रहा है, आसपास के लोग मुझे हंस रहे हैं, रिजल्ट आकर के मतलब कि फिर साइको में, मैं साइको का भी तैयारी कराता हूँ। साइको को जो भाई तैयारी करना हो साइको का भी मैं अलग से दूसरे चैनल पर मैं कराता हूँ, मैं बता दूंगा आपको सबके बारे में डिटेल। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में दूंगा, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे लॉन्ग मेमोरी में जाएगा, कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन में सब मैं अंत में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग टार्च के अपेक्षा गैस कर्तन टार्च में एक अतिरिक्त बाल्ब होता है जो अभी तो मैंने बताया उपलब्ध है, उसका मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। उसका मुख्य कार्य क्या है जो अतिरिक्त जो लगा रहता है, तो उसमें जो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है कि कर्तन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, काटने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए अलग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है। तो यह होगा देखिए सुचालता, ज्वलन तापमान और फ्लेम की बनावट, और सी में दिया हुआ है नोजल की धातु। तो नोजल की धातु जो है अक्षय स्टील कर्तन का मापदंड नहीं है। ठीक है, देखिए अब हेल में पूछा गया है, वो तो नोजल जो है कोई भी धातु का हम लगा पित्तल का लगाया जाता है उसमें, लेकिन उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। अगर अच्छा मेटल का नहीं होगा तो जल्दी गल जाएगा, देखिए डिटेल में दिया हुआ है, अच्छा से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन 46 में क्या रहा है कि मृदु इस्पात के कर्तन की सबसे सामान्य विधि क्या है। मृदु इस्पात जो है माइल्ड स्टील के कर्तन की सबसे सामान्य विधि क्या है, तो ए में दिया हुआ है अक्षीय सिटिलीन कर्तन। अक्षीय सिटिलीन कर्तन से माइल्ड स्टील जो है सबसे आसानी से कट जाता है। ठीक है ना, देखिए इसमें दिया हुआ ऑप्शन में प्रयोगशाला में मृदु इस्पात के कर्तन के लिए अक्षीय सिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, जो सबसे सामान्य विधि है। अक्षीय सिटिलीन गैस कार्बन के अनुप्रयोग निम्न प्रकार है, कौन कौन सा, मोटी तथा बड़ी प्लेटों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कार्यशाला में धातुओं को किनारों को तैयार किया जाता है, और काजखंड की कटाई के लिए भी किया जाता है, और इस कर्तन प्रक्रिया द्वारा कास्टिंग के पार्ट साइजर तथा गेट इत्यादि को काट अलग किया जाता है। चलिए कौन गैस वेल्डिंग धातु गैस द्वारा मृदु स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, जो क्वेश्चन हमको मिला हुआ है बार बार देखते हैं उसमें जरूर मैं ये कह देता हूँ कि बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको नोट कर लें। कौन सी शील्डिंग गैस कौन सा शील्डिंग गैस वेल्डिंग धातु गैस द्वारा मृदु स्टील वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो यह सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शील्डिंग गैस के रूप में, मैंने फर्स्ट में ही बताया था, यह एक्टिव गैस के रूप में भी जाना जाता है। जिसे मैंने बताया था टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में टिक वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम का गैस प्रयोग होता है, और एमएजी जो है
मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, एक्टिव गैस के रूप में जो है शील्डिंग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शील्डिंग गैस के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आर्गन और हीलियम का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो महंगा है। ठीक है ना, इसलिए वेल्डिंग को अब CO2 वेल्डिंग भी कहा जाता है, CO2 वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर्क वेल्डिंग धातु गैस के द्वारा मृदु स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। इसमें CO2 से अधिक तीव्र CO2 से आर्क जो है अधिक तीव्र बनती है। इसके प्रयोग से चौड़ी तथा गहरी पेनिट्रेशन प्राप्त की जा सकती है, माने गहरी तक कटाई की जा सकती है, वेल्डिंग की जा सकती है। इसकी जो है उसमें चालकता अधिक होता है। पेनिट्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि अधिक गहराई तक जो है वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, 48 में क्या कहा है कि एक माइल्ड स्टील कार्यखंड में गैस वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी फ्लेम कौन सा है। एक माइल्ड स्टील कार्यखंड में गैस वेल्डिंग के लिए मतलब कि सबसे अच्छी फ्लेम कौन सा है, तो यह है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्वेश्चन ऊपर आया था कि किस फ्लेम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो न्यूट्रल फ्लेम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको देख ही रहे हैं कि माइल्ड स्टील की कार्यखंड में गैस वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी फ्लेम जो है न्यूट्रल फ्लेम होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि एक माइल्ड स्टील कार्यखंड में गैस की वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम होता है। इसके द्वारा स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम की वेल्डिंग की जाती है। देखिए 49 नंबर में क्या करा है कि अक्षीय स्टील फ्लेम का तापमान की रेंज क्या है। ठीक है ना, क्या रेंज है, तो अक्षीय स्टील जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 3100 से 3480 जो है डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग होता है। तो उसके बीच में जो भी ऑप्शन आएगा हम मार देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 3100 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। अक्षीय स्टील का शुद्ध रूप से डायरेक्ट आप याद कर लीजिए 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बीच में जो भी ऑप्शन आएगा हम मार देंगे। ठीक है, देखिए यह UPSSC में पूछा गया है 9/8/2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये है, आप लोग जरूर नोट कर लें। देखिए ये जो चार्ट जो दिया हुआ है किस फिल्म का कितना होता है, ये जरूर आप लोग ऐसी कर लें। देखिए ऑक्सी कोल गैस का कितना होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सी ब्यूटेन, ऑक्सी प्रोपेन, वायु एसिटिलीन, इस सब का कितना तापमान होता है, इसको कॉपी में नोट करके तब याद करें, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि एक ऑक्सी एसिटिलीन फिल्म के आंतरिक केंद्र का भाग सबसे छोटा होता है डैश फिल्म में। किस फिल्म में सबसे आंतरिक भाग का छोटा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसमें जो है मध्यभाग नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि यह जो है 50 तक कर दूंगा, तो 50 तक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। मैं डिटेल में जितना दिया हुआ था बताएं, ज्यादा डिटेल में बताते तो और भी वीडियो लंबा हो जाता। वीडियो तो लंबा हो ही गया, फिर भी वीडियो को अंत तक बने हैं यहाँ तक, तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ALP टेक्नीशियन और जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, DRDO, UPSSC जो भी है, सेल भेल जो भी है, उस सभी के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सभी का PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर में आपको दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जिस जो भी है इसका देख लेते हैं, 96 93 57 14 26, 96 93 57 14 26, 96 93 57 14 26 पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छे LDC, JEE, AWM टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं, ALP टेक्नीशियन, DRDO, सेल भेल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा से अच्छा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अपने LDC, JEE जो तैयारी कर रहा हूँ उन भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि इसी प्रकार से आप लोग को वेल्डिंग ट्रेड से, मशीनिस्ट जो ट्रेड से, जो फिटर ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मशीनिस्ट ट्रेड से सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेथ मशीन, शेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का सभी PDF आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ICF, LHV, वैगन, डेमो, मेमो, पास, PTO, लीव, इंसेंटिव, जितने भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन हैं सभी का सभी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, LDC, JEE वाले। ठीक है, और ALP टेक्नीशियन वाले भी जो भी सिलेबस में है सभी के सभी यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी करना है सभी का गाइडलाइन यहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और हर एक संडे को संडे टेस्ट भी आप लोग को लिया जाएगा, संडे के संडे जो PDF लेगा। ठीक है, और लॉन्ग मेमोरी में जाने के लिए मैंने यह तरीका हमने अपनाया था, या आप लोग को भी मैंने बताऊंगा कि लॉन्ग मेमोरी में जाने के लिए जब आप लोग खाना खा करके जब आप लोग बेड पर जाएं रात में, तो उस वक्त जो है आराम से लाइट को ऑफ कर दें। और जो भी आप लोग पढ़े हैं, जो मतलब कि चाहे वो LDC टेक्नीशियन हो या जो भी
तैयारी आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है आराम से बेड पर सो जाइए, रात में ड्यूटी करके आइए, आप पढ़ लिख करके आराम से सो जाइए, लाइट ऑफ कर दीजिए और क्या क्या पढ़ें अपने दिमाग को जो है चलाइए। ठीक है, शुरू से अंत तक जो जिस क्षेत्र में जो पढ़ा है। एलडीसी जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं कहूँगा विशेष करके, क्योंकि उन लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, तो उन लोगों को जो है ड्यूटी भी जाना है, बच्चों की स्कूल भी छोड़ना है, बहुत तरह का उन लोग काम भी होता है, अपने परिवार का भी देखना है। तो उन लोग के लिए मैं विशेष कहूँगा कि ड्यूटी से आएँ और आराम से खाना-वाना खाएँ और एकदम शांति से सोएँ और उस वक़्त नींद आने से पहले उसको एक बार दिमाग में रिवीज़न कर लें और इस तरीक़ा से रिवीज़न करें ताकि एकदम सीरियल बाय सीरियल, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नीचे से एकदम जाएँ, जैसे कि चक्का जो है ट्रेन जो रेल ट्रैक पर होता है तो चक्का सही नीचे से चले कि चक्के का दायां कितना होता है। ठीक है, तो न्यू का 915 mm होता है, कंडमिंग 845 855 होता है, व्हील फ्लेंज की मोटाई कितना होता है, एकदम सीरियली ऊपर चढ़ते जाएं। ठीक है ना, फ्लेंज का मोटाई कितना होता है तो 28.5 होता है, उस पर जो एक्सल लगे होते हैं, एक्सल की मोटाई कितना होता है तो 152 से 55 mm होता है, उस पर डिस्क लगे होते हैं एलएचबी का, तो डिस्क की मोटाई कितना 110 mm होता है, उसकी दायां कितना होता है 640 mm होता है, वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इस प्रकार मतलब कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं और इस तरह बढ़ते बढ़ते पूरी कोच का रिवीजन अपने आप में कर लें। तो उसी तरह सोचते सोचते आराम से नींद आ जाएगा, सो जाइएगा, सपना में भी वहीं आएगा और सपने में भी पढ़ते रहिएगा और उस तरह करके वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा और जल्दी मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीका से पढ़े। और जो एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी करे वो भी अपने जो ग्रुप में जाते हैं, सेट बनाते हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुआ नहीं हुआ उसके बारे में विशेष करके सोचें। ठीक है, जो ग्रुप करते हैं उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यह बात है। ग्रुप जो करते हैं वहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और जो भाई ग्रुप नहीं करते हैं वो मेरे मुझसे जुड़े, उन लोग के लिए मैं हर एक संडे टेस्ट लूंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा और अच्छा से अच्छा तैयारी हम यहाँ से करा सकते हैं टेक्निकल का, और जीके भी पीडीएफ के रूप में हम भेज सकते हैं। चलिए, मैं बहुत ही बोल दिया, इसलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। यह पार्ट 1 है, अगले वीडियो में पार्ट 2 के रूप में मैं 50 के बाद मैं बनाऊंगा। मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।